जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू यू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड है। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो या इसे संबंधित दूसरा वीडियो आए तो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी 30 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 15 नंबर पैसेज से होते हैं, 15 नंबर हिंदी शिक्षा शास्त्र से पूछे जाते हैं। पैसेज में दो तरह के पैसेज आते हैं, एक गद्य से आते हैं, एक पद से आते हैं। गद्य वाले में 9 नंबर का पूछा जाता है, पद वाले में 6 नंबर का पूछा जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं गद्य से शुरू करते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत का ही एक अंग है। देखिए, पैसेज में दिया गया, इसको पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से पैसेज की तरफ आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, विचारों की अभिव्यक्ति के संदर्भ में सारनाथ का चिन्ह क्या है। तो सारनाथ का चिन्ह था। इस पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि परंपरा का वाहक क्या था, परंपरा का वाहक। इसका आंसर होगा परंपरा का वाहक होगा। दूसरा देखेंगे, यह चिन्ह गूढ़ अर्थ में क्या प्रकट करता है। तो देखिए, गूढ़ अर्थ में प्रकट करता है सृष्टि का निर्माण चक्र। क्या करता है, सृष्टि का निर्माण चक्र। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब आगे देखते हैं, थर्ड पे आते हैं। किस पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अशोक चिन्ह किस आधार पर बुद्ध की शिक्षाओं की स्मृति को ताज़ा करता है। तो ताज़ा करने के लिए देखिए, अशोक अशोक के बारे में आप लोग भी जानते होंगे। सम्राट अशोक जो थे, अंत में चल के कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाया था। इसलिए सबसे ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा के संकेत हैं। ऋग्वेद और अशोक चिन्ह में क्या समानता है। तो देखिए, यहाँ पे प्राचीनतम दिया हुआ है। ऋग्वेद और अशोक चिन्ह में क्या समानता है, तो इसमें समानता क्या है, प्राचीनतम यहाँ पे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे प्राचीनतम दिया गया है, तो प्राचीनतम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, दोनों क्या है, प्राचीनतम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्राचीन शब्द का विलोम। तो आप लोग जानते हैं, प्राचीन मतलब बहुत पुराना होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में तम प्रत्यय लगाने के पश्चात वह विशेषण बन जाता है। सबसे पहले हम विशेषण शब्द आया तो विशेषण कहते किसे हैं, वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे काली गाय, लाल रुमाल, काली टोपी। तो इसका क्या हो जाएगा, विशेषण बन जाता है तम प्रत्यय लगाने से। तो देखिए, तो इसमें तम प्रत्यय लगाएंगे तो प्राचीन में लगाएंगे तो प्राचीनतम होगा, संकेत में लगाएंगे संकेततम होगा, ज्ञान में लगाएंगे ज्ञानतम होगा, प्रचलन में लगाएंगे प्रचलनतम होगा। लेकिन संकेत, ज्ञान और प्रचलन में तम लगाने पर क्या बनता है, सटीक नहीं होता है। इसलिए प्राचीन में तम लगाएंगे, जिसका अर्थ भी निकलता है प्राचीनतम। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्राचीनतम। क्या होगा, प्राचीनतम हो जाएगा। देखिए, इसका हो जाएगा प्राचीनतम। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 7 नंबर, अशोक चिन्हों के चित्र के संबंध में क्या सत्य है। सत्य की बात बताता है। तो देखिए, तो सत्य में यहाँ पैसेज पढ़ने में पता चलता है, गूढ़ अर्थों से प्राप्त होता है जो ज्ञान की सर्वोच्च पराकाष्ठा को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चित्रों में ज्ञान की पराकाष्ठा को प्रकट करती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 प्रत्यय लगे हैं। तो 2 प्रत्यय, तो सबसे पहले प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द की क्या करती है, अर्थ को परिवर्तन कर देती है, यानी अर्थ को परिवर्तित कर देती है। तो देखिए, प्राचीनतम तो प्राचीन जोड़ तम एक ही प्रत्यय है, सभ्यता सभ्य जोड़ता एक ही है, आधारभूत आधार जोड़ भूत ये क्या है, एक ही है। अब आगे देखते हैं सांकेतिकता। तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा। इसमें 2 प्रत्यय लगा हुआ है, कौन कौन सा। तो पहला प्रत्यय हो जाएगा संकेत प्लस इक प्लस ता। तो कितना हो जाएगा,
दो प्रत्यय किस में लगा हुआ है? संकेतता में लगा हुआ है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं संक्षेप का विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा होता है। संक्षेप का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्षेप का विलोम शब्द विस्तृत हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब ये मेरा गद्य का हुआ 9 क्वेश्चन। अब हम आते हैं पद पे। पद हम यानी कि कविता पे आते हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई पा रहा है, कोई खो रहा है, कोई ताक में है, किसी को गफलत, किसी को है गफलत, कोई जागता है, कोई सो रहा है। कहीं ना उम्मीदी ने बिजली गिराई, कोई बीज उम्मीद के बो रहा है। इसी सोच में तो मैं रहता हूँ अकबर, यह क्या हो रहा है, यह क्यों हो रहा है। देखिए इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन नंबर, इस पद पे आधारित क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए रो रहा है से कवि का आशय क्या है? तो रो रहा है कहाँ है? तो रो रहा है यहाँ देखिए, तो रो रहा है, तो रो रहा है यहाँ पे है, तो रो रहा है। तो कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो रो रहा है का क्या हो जाएगा? रो रहा है यानी कि कष्ट प्रकट कर रहा है अपना। क्या कर रहा है? कष्ट को प्रकट कर रहा है। फिर आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन खोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका? खोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो खोना का क्या हो जाएगा? त्यागना, गायब, विलुप्त, अदृश्य। तो गायब होना, विलुप्त होना, अदृश्य होना और त्यागना, इस सब में से कौन सा होगा? त्यागना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गफलत, तो गफलत पैसेज में दिया गया है। तो गफलत का अर्थ होता है संशय। इसमें विरह, वेदना और प्रताड़ना नहीं होगा। देखिए 13 नंबर है, कहीं नाउमीदी ने बिजली गिराई, कोई बीज उम्मीद को बो रहा है। पंक्ति में कवि की विचारधारा का संकेत मिलता है। तो देखिए, तो यहाँ हम आते हैं पैसेज पे आ जाते हैं। तो पैसेज पे आते हैं तो कहीं नाउमीदगी के बिजली गिराई, यहाँ पे है कहीं नाउमीदगी के बिजली गिराई। तो बिजली गिराई यहाँ पे कोई बीज उम्मीद के बो रहा है। तो क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष रूप से दर्शा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से दर्शा रहा है। तो देखिए, तो इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4, प्रत्यक्ष रूप से दर्शा रहा है। निम्नलिखित में से अकबर का शब्दार्थ क्या है? तो अकबर यानी कि मुस्लिम धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। तो अकबर का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाता है? ईश्वर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। कोई सो रहा है से कवि का क्या आशय है? कोई सो रहा है यानी सो रहा है तो ये सिंपल सोना नहीं होगा। क्या होगा? सांसारिक घटनाओं से बेखबर है। क्या? सांसारिक घटनाओं से बेखबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपका 6 हो गया। क्या? पद का हो गया, पैसेज पे आधारित था। अब हम आगे आते हैं पेडागोजी पे, शिक्षा शास्त्र पे। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक तत्व द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो देखिए, द्वितीय भाषा के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है तो ऑप्शन देखेंगे। पहला है अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा, दूसरा है अभिवृत्ति, तीसरा है अभिप्रेरणा, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? इसका 1 नंबर हो जाएगा, अभिप्रेरणा और अभिवृत्ति। ठीक है, अब आगे आते हैं। कहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका परिभाषित किया गया है? तो देखिए, तो पहला है खेल का मैदान, दूसरा है स्कूल तथा कक्षा का वातावरण, तीसरा है सभागार, चौथा है घर। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास कह रहा है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास। तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छा कहाँ होता है? स्कूल और कक्षा का वातावरण में होता है। एक बात और भी बता दूं आप लोगों को कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो जीन पियाजे साहब ने दिए थे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही विकासात्मक सिद्धांत, बोधात्मक सिद्धांत कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया है क्या है? व्यवहार विकार है, मस्तिष्क संबंधी विकार है, लेखन संबंधी है, पठन संबंधी विकार है। तो सबसे पहले देखेंगे व्यवहार संबंधी विकार तो होगा नहीं। मस्तिष्क संबंधी विकार जो होते हैं वो अलेक्सिया कहलाते हैं, यानी कि मस्तिष्क में यानी मानसिक विकार जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अलेक्सिया कहलाते हैं। तीसरा है लेखन संबंधी, तो लेखन संबंधी क्या होंगे? डिस्ग्राफिया होंगे। चौथा है पठन संबंधी विकार, तो पठन संबंधी विकार क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है, इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा।
एक रचनात्मक विद्यार्थी को संदर्भित करता है। तो रचनात्मक विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, समस्या को हल करने में सक्षम होते हैं, पासर्व सोच होते हैं, अच्छी सोच वाले होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन के द्वारा संभव नहीं है। तो मूल्यांकन के द्वारा संभव नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव सोचना है हमको। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नहीं को नहीं देखते हैं, सिर्फ आंसर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं दोहराना है, यहाँ पे क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो नहीं है तो देखिए पहला ऑप्शन है, अच्छा यह व्यवहार की योग्यता के पहलू को छिपा सकता है। मूल्य छात्रों की को अपने स्वयं के प्रदर्शन को जानने के द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। मूल्यांकन अंकों को व्यवहार में बताता है। यह प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। तो क्या होगा, यह व्यवहार की योग्यता के पहलू को छिपा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, मूल्यांकन करेंगे तो हम इसको छिपाएंगे नहीं, जो कि निगेटिव दिया हुआ है तो इसमें नहीं लेना है। अब देखते हैं शैक्षिक दौरे स्कूल के छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है। शैक्षिक दौरे क्या होते हैं, जैसे मिडिल स्कूल में क्या होता था, हम लोगों के समय में भी अभी भी क्या होता है, शैक्षिक भ्रमण करवाया जाता है। तो शैक्षिक भ्रमण क्या होता है, स्कूल से यानी कि ट्रिप पे ले जाया जाता है, जैसे यानी शैक्षिक भ्रमण के ट्रिप पे ले जाया जाता है। तो उस पर क्या होता है, बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। तो उससे क्या होगा, छात्र छात्रा खुश हो जाएंगे, नहीं हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचना है। तो आनंद की प्राप्ति भी नहीं होगी, आनंद के बारे में नहीं सोचना है। तो हमें क्या करना है, छात्रों के प्रत्यक्ष संबंध संपर्क से अस्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। देखिए उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं, जहाँ उपचार होगा उससे पहले क्या होगा, निदान होगा। तो निदान क्या होता है, बच्चों में कमजोरियों को पता लगाना। उपचार होता है उसके बाद तत्पश्चात क्या करना, उसकी बीमारी को ठीक करना, यानी कि उसकी कमजोरी को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। लेकिन इसका यहाँ उद्देश्य पूछ रहा है, तो उसका उद्देश्य जो होता है, बार बार सिखाने पर भी भाषा का विषय ठीक से नहीं सीख पाना, यही उद्देश्य होगा। 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है, उसे क्या कर देना अनिवार्य है। तो देखिए कक्षा में जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे क्या करेंगे, हम प्रशंसा करेंगे, हमें पुरस्कार देना सम्मानित करना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, ओनली प्रशंसा करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। संवाद कौशल छात्रों में विकसित किया जाना चाहिए। इससे छात्रों का किसको बढ़ावा मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, अधिकतम वृद्धि। तो अधिकतम वृद्धि हाइट बढ़ेगा, ये सब कुछ नहीं होगा। श्रवण क्षमता में वृद्धि नहीं, केवल श्रवण क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, समझ शक्ति में वृद्धि केवल एक पक्ष में नहीं होगी। क्या होगा, दूसरे पर अपने विचार की अभिवृद्धि, अभिव्यक्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, 4 नंबर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा रचनात्मक परियोजना का एक उदाहरण है। रचनात्मक परियोजना तो यानी कि प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है, रचनात्मक परियोजना का एक उदाहरण है। तो क्या करना है, देखिए पहला ऑप्शन है एक विषय पर निबंध लिखना, दूसरा खेल के लिए मैदान तैयार करना। तो खेल के लिए मैदान तैयार करेंगे तो इधर रचनात्मक परियोजना होगा नहीं। कार्य के लिए सभी मॉडल तैयार करना, ये भी नहीं होगा। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, एक विषय पर निबंध लिखना। ठीक है, आगे देखते हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। शैक्षिक पिछड़ेपन कहने का मतलब है कि क्लास में सभी बच्चों से क्या होना, पिछड़े रहना। तो इसका कारण हो सकता है निष्क्रियता, ये भी हो सकता है, निराशा ये भी हो सकता है, गरीब सामाजिक समायोजन ये भी हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे अच्छी तकनीक है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे अच्छी तकनीक जो होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना होता है। ठीक है, खेल शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण, ब्लैक बोर्ड तथा चौक प्रशिक्षण, ये सब प्राथमिक स्तर पर नहीं होते हैं। हालांकि खेल शिक्षण करवा भी सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर क्या होगा, करके सीखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण कौन सी है। व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण क्या होती है, आगमन विधि होती है। आगमन विधि का खोज किसने किया था, अरस्तु ने किया था। आगमन विधि में क्या होता है, हम उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का शिक्षण कार्य में प्रयोग करना क्या है, उचित है, अनुचित है, स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं था। क्या होगा, भाषा शिक्षण में मातृभाषा का शिक्षण कार्य में प्रयोग करना क्या है, उचित है। आगे देखेंगे अफेजिया। तो देखिए अफेजिया के बारे में देखेंगे। तो अफेजिया क्या है, वाचन संबंधी विकार है, लेखन संबंधी विकार है, पठन संबंधी विकार है, श्रवण संबंधी विकार है। तो अफेजिया जो होता है क्या होता है, वाचन संबंधी विकार। अफेजिया जो होता है क्या होता है, वाचन संबंधी विचार होता है।
तो देखिए वाचन संबंधी विचार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा।